वाइंडिंग्स होती हैं जो कि कॉपर कॉइल्स बनी होती हैं। अच्छा, मतलब बेसिकली लोहे का कोर और तांबे की तार। लेकिन एक डाउट है मेरा, क्या सभी ट्रांसफॉर्मर्स अंदर से बिल्कुल एक ही आकार या डिजाइन के होते हैं? मतलब परीक्षा में इसके टाइप्स या प्रकार कैसे पूछे जाते हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में। देखो, सभी ट्रांसफॉर्मर्स अंदर से सेम नहीं होते। पीडीएफ नोट्स के हिसाब से अगर चलें तो परीक्षा में सबसे पहले कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर्स का कंपैरिजन आता है। ओ, कोर और शेल, इनमें क्या टेक्निकल फर्क होता है? तो जो कोर टाइप होता है ना, उसमें हम LL या UI आकार की लैमिनेशंस का यूज करते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें जो वाइंडिंग होती है वो कोर को बाहर से घेरती है, यानी योक और लिंब वाला हिस्सा अंदर होता है। अच्छा, वाइंडिंग बाहर होती है इसमें। एग्जैक्टली। और क्योंकि वाइंडिंग बाहर है तो हमें बेटर इंसुलेशन लगाने की जगह मिल जाती है। इसलिए ये मेनली स्टेप डाउन एप्लीकेशंस और हाई केवीए रेटिंग के लिए यूज होता है। ओके, तो शेल टाइप में इसका उल्टा होता होगा? बिल्कुल। शेल टाइप में हम EI आकार की लैमिनेशंस यूज करते हैं। इसमें कोर जो है ना, वो वाइंडिंग को बाहर से घेर लेता है। इसे टेक्निकली सैंडविच डिस्क भी कहते हैं, क्योंकि वाइंडिंग सैंडविच की तरह अंदर दबी होती है। सैंडविच डिस्क, ग्रेट। ये नाम एग्जाम्स में दिखता है काफी। ये यूज हो सकता है, पर मेनली लो वोल्टेज केवीए के लिए बढ़िया होता है। समझ आ गया। लेकिन एक और डाउट है, अगर हमें बहुत ही भारी क्षमता या हेवी कैपेसिटी चाहिए और उसके साथ बेहतरीन कूलिंग भी करनी हो, तो क्या इन दोनों के अलावा कोई और डिजाइन भी आता है? अरे बिल्कुल आता है। वहां पर हम बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। बेरी टाइप असल में कोर टाइप का ही एक हाईली एडवांस्ड रूप है। बेरी टाइप, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? इसके जो लैमिनेटेड कोर होती है ना, वो किसी पहिए के तीलियों या स्पोक्स की तरह बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल शेप में होती है। इस डिजाइन की वजह से इसमें अनेक स्वतंत्र चुंबकीय पाथ्स यानी मल्टीपल मैग्नेटिक पाथ्स बन जाते हैं। ओह, मतलब हवा पास होने के लिए काफी जगह मिल जाती होगी। एग्जैक्टली। उसी वजह से इसकी कूलिंग उत्कृष्ट होती है। तो भारी क्षमता के लिए ये बेस्ट है। डिजाइन तो समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। हमारे घरों में और फैक्ट्रीज में जो ट्रांसफॉर्मर लगते हैं, उनमें फेस का क्या चक्कर है? दोनों में फेस का अंतर कैसे काम करता है? तो देखो, इसको ऐसे समझते हैं। पहला होता है सिंगल फेज यानी 1 ये आमतौर पर हमारे घरों में 250 वोल्ट पर काम करता है। जब हम इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई देते हैं तो फ्लक्स उत्पन्न होता है। यानी जो हमारे टीवी, रेडियो या इन्वर्टर में लगता है? हाँ, स्टेबलाइजर, रेडियो, टीवी, इन्वर्टर, इन सब में सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर ही होता है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, जहां बड़ी मशीन्स चलानी है, वहां 3 फेज यानी 3 ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है। राइट। तो क्या 3 फेज ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज से बिल्कुल अलग बनता है? नहीं, एसेंशियली ये 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स का एक ग्रुप होता है, या फिर एक ही साझा कोर मतलब शेयर्ड कोर पर तीनों वाइंडिंग्स का सेट लगा दिया जाता है। इसका उपयोग सीधा औद्योगिक और उच्च पावर सप्लाई में होता है। ओके, फेज क्लियर हो गया। पर अब एक और मेजर क्लासिफिकेशन होती है जो एग्जाम्स में आती है, पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। इनमें क्या फर्क है? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्रिड लेवल पर बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगते हैं उन्हें पावर ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। इनका कनेक्शन हमेशा डेल्टा डेल्टा यानी 3 वायर सिस्टम होता है, और ये मुख्य रूप से स्टेप अप करने के लिए होते हैं। स्टेप अप करने के लिए? इनकी कैपेसिटी कितनी होती होगी? इनकी क्षमता 500 kVA से अधिक होती है। और एक सबसे बड़ा टेक्निकल रूल या कॉन्सेप्ट याद रखना, ये हमेशा फुल लोड पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। फुल लोड पर? हाँ, और इसीलिए इनकी दक्षता यानी एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है, लगभग 96% से 99% तक। वेट, 99% एफिशिएंसी? लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। हमारे घर के बाहर जो खंबे पर ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, वो तो 24 घंटे फुल लोड पर नहीं रहता। दिन में सब ऑफिस जाते हैं तो लोड कम हो जाता है। फिर उसकी एफिशिएंसी कैसे मापी जाती है? ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल पुशबैक है। जो खंबे पर लगा है ना, वो पावर ट्रांसफॉर्मर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है। वो स्टेप डाउन होता है और इसका कनेक्शन 3 फेज डेल्टा स्टार होता है। डेल्टा स्टार? तो इसमें 4 तारे होंगी? बिल्कुल। इसमें R यानी रेड, Y से येलो, B से ब्लू और चौथा N यानी न्यूट्रल फेज निकलता है, जो हमारे घरों के लिए जरूरी है। अच्छा, और इसकी एफिशिएंसी का क्या कॉन्सेप्ट है फिर? इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इनका आयरन लॉस कम से कम हो। क्योंकि लोड बदलता रहता है,
इनकी एफिशिएंसी को हम ऑल डे एफिशिएंसी के रूप में मापते हैं, जिसका फॉर्मूला है आउटपुट किलोवोल्ट एम्पेयर इन 24 आवर्स डिवाइडेड बाय इनपुट किलोवोल्ट एम्पेयर इन 24 आवर्स। और पता है इसकी औसत दक्षता कितनी आती है? कितनी? सिर्फ लगभग 50%। ओह, सिर्फ 50%? ये तो पावर ट्रांसफार्मर से काफी कम है। हाँ, पर प्रैक्टिकल यूज के लिए यही बेस्ट है। अगर डिस्कशन अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक बताएं और वीडियो नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अभी तक हमने 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर्स पढ़े जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अलग होती हैं। क्या कोई ऐसा ट्रांसफार्मर भी है जिसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग हो? हाँ, और उसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी का काम करती है। एक ही तार दोनों का काम कैसे कर सकती है? ये स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक दोहरा मार्ग या ड्यूअल पाथ होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कनेक्शन इंडक्टिव भी होता है और कंडक्टिव भी, दोनों तरीके से जुड़े होते हैं। अच्छा, कंडक्टिव कनेक्शन भी होता है, तो इसका आकार तो काफी छोटा होता होगा। एग्जैक्टली, वाइंडिंग आधी हो गई तो आकार में ये बहुत छोटा होता है। इसका उपयोग बूस्टर ट्रांसफार्मर, स्टेबलाइजर, रेगुलेटर, वेरिएक और यहाँ तक कि इंडक्शन मोटर स्टार्टर्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी होता है। वाओ, एक सिंगल तार से इतने सारे एप्लीकेशंस। पर अगर मैं एक्सट्रीम हाई वोल्टेज और हाई करंट मापने की बात करूं तो वहां क्या यूज होता है? वहां आते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स। बड़ी लाइंस में हाई करंट और हाई वोल्टेज को सुरक्षित रूप से मापने के लिए इनका यूज होता है। ये 2 तरह के होते हैं, सीटी और पीटी। तो सीटी या एक कैनिंग ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ पहले। सीटी एसेंशियली एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। वेट, करंट मापने के लिए स्टेप अप? हाँ, क्योंकि ये करंट को घटाता है और वोल्टेज को बढ़ाता है ताकि मीटर सेफ रहे। इसका सेकेंडरी करंट आमतौर पर 5 एम्पेयर फिक्स होता है। इसका अनुपात यानी रेशियो 1:5 यानी 1.5 होता है। ओके, समझ गई। इसकी क्षमता हम VA यानी वोल्ट एम्पियर में मापते हैं, और जो इलेक्ट्रिशियंस टोंग टेस्टर या क्लैंप मीटर यूज करते हैं ना, उसमें सीटी ही लगा होता है। अच्छा, एक चीज मैंने नोट्स में देखी, सीटी वाले सेक्शन के पास एक बड़ी सी वार्निंग लिखी हुई थी। वो वार्निंग क्यों लिखी है वहां? वो बहुत क्रिटिकल है। सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी खुला यानी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। इसे हमेशा शॉर्ट सर्किट रखना चाहिए। शॉर्ट सर्किट? आमतौर पे तो हम शॉर्ट सर्किट से बचते हैं। सीटी के केस में अलग है। अगर सेकेंडरी को ओपन छोड़ दिया तो एक्सट्रीम हाई वोल्टेज इंड्यूस होगा जिससे ब्लास्ट हो सकता है। इसीलिए उसे शॉर्ट सर्किट करके सेफ रखा जाता है। बाप रे, ये तो सच में खतरनाक है। और दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, पीटी? पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसे भी VA में ही मापा जाता है। इसमें HV यानी हाई वोल्टेज साइड होती है, एक पोर्सिलेन इंसुलेटर होता है, स्टील टैंक और सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स होता है। ओके, तो मेरा डाउट ये है, क्या पीटी की सेकेंडरी को भी सीटी की तरह शॉर्ट सर्किट रखना पड़ता है? नोट्स में क्या लिखा है इस बारे में? रुको, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अगर PDF नोट्स में कहीं ऐसा लिखा है तो वो एक गंभीर त्रुटि है, क्रिटिकल करेक्शन है यहाँ पर। ओ, कैसा करेक्शन? पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए। अगर किया तो हेवी करंट से ट्रांसफार्मर जल जाएगा। इसे हमेशा उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस वाले वोल्टमीटर के साथ ही जोड़ा जाता है। अच्छा, सीटी को शॉर्ट सर्किट रखना है और पीटी को कभी नहीं। ये डिफरेंस एग्जाम में पक्का गलती करवा सकता है। एकदम सही पकड़ा आपने। अब हम आते हैं अपने आखिरी मेजर सेगमेंट पर, 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस और उनकी स्पेशल टेक्निक्स पर। PDF ऑर्डर में नेक्स्ट यही है। इसके 4 प्रमुख संयोजन होते हैं ना? हाँ, पहला है YY यानी स्टार स्टार कनेक्शन। ये उच्च वोल्टेज और छोटे ट्रांसफार्मर्स के लिए यूज होता है और इसमें न्यूट्रल बिंदु उपलब्ध होता है। दूसरा है डेल्टा डेल्टा। ये लो वोल्टेज ट्रांसमिशन सबस्टेशन